हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जी के शशि सिडाना पर। साथियों, तो यूट्यूब क्लासेस शशि सिडाना में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेवाड़ वंश, मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ जो एरिया है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये एरिया जो है ये मेवाड़ एरिया कहलाता है। हमारा उदयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़। और मेवाड़ राजवंश में दो राजवंश राजाओं ने, राजवंश शासकों ने, राजपूत वंशों ने अपना राज किया, जिसमें एक तो आता है गुहिल वंश और दूसरा आता है सिसोदिया वंश। एक गुहिल वंश और एक सिसोदिया वंश। गुहिल वंश क्योंकि ये गुहुदत्त के वंशज थे, इसलिए ये वंश गुहिल वंश कहलाया। और सिसोदिया वंश क्योंकि ये सिसोदा गांव में रहते थे, इसलिए ये वंश सिसोदिया वंश कहलाया। सिसोदिया वंश और गुहिल वंश दोनों में जो फर्क है, गुहिल वंश के जो शासक थे वो रावल, उनके नाम के साथ रावल लगा होता था। जैसे आपने पढ़ा होगा रावल रतन सिंह, जिसका युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। रानी पद्मिनी को लेकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, जो कि रावल रतन सिंह की पत्नी थी। तो गुहिल वंश जो था वो रावल शाखा से जुड़ा हुआ है। रावल शाखा गुहिल वंश से संबंधित है। उसके बाद सिसोदिया वंश जो है वो राणा शाखा से है। राणा शाखा जैसे राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, ये सारे सिसोदिया वंश से संबंधित थे। अब सबसे पहले गुहिल वंश की बात करें हम, तो गुहिल वंश का जो संस्थापक था, गुहिल वंश का संस्थापक वो था गुहुदत्त। गुहुदत्त जो कि आनंदपुर के राजा शिलादित्य का वंशज था। आनंदपुर के शासक शिलादित्य का पुत्र गुहुदत्त, जिसने मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की। गुहुदत्त तो संस्थापक गुहुदत्त या गुहिल, जिसने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। और इसका जो गुहिल वंश का सबसे पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। काल भोज, बप्पा रावल या काल भोज जो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हारित ऋषि के आशीर्वाद से इसे मेवाड़ का साम्राज्य मिला था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से इसे मेवाड़ का साम्राज्य मिला था। किसे? बप्पा रावल को। तो बप्पा रावल या काल भोज, हारित ऋषि के आशीर्वाद से इसे मेवाड़ का साम्राज्य मिला। और वास्तविक संस्थापक जो है मेवाड़ का वो बप्पा रावल को ही माना जाता है। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक जो है वो बप्पा रावल को ही माना जाता है। बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक। बप्पा रावल ने चित्तौड़ का किला जीता था। चित्तौड़ का किला जीता था मौर्य शासक मान मोरी को हराकर। मान मोरी यहाँ शासक था। बप्पा रावल ने मान मोरी को पराजित करके चित्तौड़ का किला जीता था। मान मोरी, मौर्य शासक मान मोरी से बप्पा रावल ने किला जीता था चित्तौड़ का। और नागदा को अपनी राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी थी नागदा, और यही नागदा के अंदर ही बप्पा रावल ने एक लिंगनाथ का मंदिर भी बनवाया था। एक लिंगनाथ मंदिर बप्पा रावल के द्वारा ही बनाया गया है। एक लिंगनाथ मंदिर बप्पा रावल के द्वारा, कहाँ? नागदा में एक लिंगनाथ मंदिर का निर्माण बप्पा रावल द्वारा ही करवाया गया। और यहीं बप्पा रावल ने समाधि ली थी। बप्पा रावल की समाधि भी नागदा में ही है। बप्पा रावल की समाधि नागदा में एक लिंगनाथ के मंदिर में ही बप्पा रावल की समाधि है। और बप्पा रावल से जुड़ी हुई हैं तीन प्रशस्तियाँ बप्पा रावल से जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक तो है रणकपुर प्रशस्ति। मेन तीन प्रशस्तियाँ हैं। वैसे तो काफ़ी प्रशस्तियों में इसकी चर्चा है बप्पा रावल की, लेकिन मेन तीन प्रशस्तियाँ कौन कौन सी? एक तो रणकपुर प्रशस्ति, दूसरी इसके साथ जुड़ी है कुंभलगढ़ प्रशस्ति,
और तीसरी जो है एकलिंगनाथ प्रशस्ति। एकलिंगनाथ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति जो है वो बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताती है। बप्पा रावल जिसका वास्तविक नाम हम कालभोज पढ़ते हैं, तो रणकपुर प्रशस्ति बताती है कि बप्पा रावल और कालभोज जो थे वो एक नहीं थे, अलग अलग थे। तो रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे विप्रवंशीय बताया गया है कि ये ब्राह्मण वंश का था, विप्रवंशीय था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति ब्राह्मण वंश का बताया गया है किसको, बप्पा रावल को। और एकलिंगनाथ प्रशस्ति जो है वो बप्पा रावल के संन्यास लेने को बताती है कि बप्पा रावल ने सारा साम्राज्य छोड़कर अपना संन्यास ले लिया था। तो बप्पा रावल के संन्यास लेने को बताती है एकलिंगनाथ प्रशस्ति। तो मेन 3 प्रशस्तियां रणकपुर, कुंभलगढ़ और एकलिंगनाथ प्रशस्ति बप्पा रावल से संबंधित है। और बप्पा रावल के बाद जो मेन राजा आया हमारे पास, बप्पा रावल के बाद जो मेन राजा आया, फिर देख लें एक बार, संस्थापक गुहुदत्त जो कि आनंदपुर शासक शिलादित्य का पुत्र था, जिसने मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल जिसने एकलिंगनाथ कैलाशपुरी, नागदा कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ का मंदिर बनवाया था, वहीं बप्पा रावल ने समाधि, बप्पा रावल की समाधि भी वहीं है। और 3 प्रशस्तियां हमने पढ़ी, रणकपुर, कुंभलगढ़ और एकलिंगनाथ। उसके बाद आया अल्लट। अल्लट ने अपनी राजधानी बनाया आहड़ को, आहड़ को राजधानी बनाया। आहड़ सभ्यता भी अपने पढ़ते हैं, आहड़ सभ्यता। तो आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था किसने, अल्लट ने। तो इसके बारे में कोई ज़्यादा विवरण नहीं है इतिहास के अंदर। तो अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, किसने, अल्लट ने। ए अल्लट ए आहड़। तो संस्थापक गुहिल, वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। उसके बाद अल्लट ने राजधानी बनाया किसको, आहड़ को। और उसके अलावा नौकरशाही का गठन, नौकरशाही का गठन, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन, ब्यूरोक्रेसी का गठन करने वाला था अल्लट। अल्लट ने मेवाड़ में ब्यूरोक्रेसी का गठन किया था, नौकरशाही का गठन किया था। उसके बाद अल्लट के बाद जो था, तो संस्थापक कौन था, गुहुदत्त। वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। उसके बाद अल्लट। अल्लट के बाद जो राजा बना वो राजा था राहब। ये मेन राहब के बारे में इंपॉर्टेंट बात देखो। राहब ने राणा शाखा, राणा जो है शाखा तो नहीं कह सकते हम, राहब ने जो सिसोदिया गांव बसाया था, सिसोदिया गांव जो था वो राहब ने बसाया था। और सिसोदिया गांव में जो लोग रहते थे उन्हें राणा कहा जाता था। तो राणा, सिसोदिया गांव में जो लोग रहते थे उन्हें राणा कहा जाता था। तो सिसोदिया गांव बसाने वाला था कौन, राहब। राणा। तो राणा का गांव बसाया था किसने, राहब ने। और राणा कौन थे, जो सिसोदिया गांव में रहते थे वो राणा थे, जो सिसोदिया गांव में रहते थे वो राणा थे। और राहब के बाद आया जैत्र सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, जैत्र सिंह। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैत्र सिंह के समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का आक्रमण इसके शासनकाल में, जैत्र सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ पर इल्तुतमिश का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, जैत्र सिंह के शासनकाल में। तो याद रखने का तरीका, जैत्र इत्र चित्र, जैत्र इत्र चित्र। जैत्र सिंह के काल में इत्र यानी इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। कहाँ, चित्रांग, चित्रकूट, चित्रांग मौर्य यानी चित्रकूट, चित्तौड़गढ़ बोलते हैं, चित्तौड़गढ़। तो चित्रांग से चित्तौड़गढ़ बना हुआ है। तो जैत्र सिंह, इत्र इल्तुतमिश, चित्र चित्तौड़गढ़। तो जैत्र सिंह के काल में इल्तुतमिश ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो फिर देख ले, संस्थापक गुहिल या गुहुदत्त जो कि आनंदपुर के शासक शिलादित्य का पुत्र था, जिसने मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की। वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल या कालभोज को। बप्पा रावल या कालभोज जिन्हें हारित ऋषि के
गडरिया थे, ये बप्पा रावल कहते हैं कि ये गडरिया थे। हरित ऋषि ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि तू भविष्य में राजा बनेगा। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही माना जाता है कि इन्हें मेवाड़ का साम्राज्य मिला था और इन्होंने पराजित किया था वहाँ मान मोरी को, मौर्य शासक मान मोरी को पराजित करके चित्तौड़ का साम्राज्य प्राप्त किया था। और इन्होंने नागदा कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ का मंदिर बनवाया था और वहीं इन्होंने समाधि ली थी। उसके बाद आता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो कि इस शाखा का अंतिम राजा है, गुहिल शाखा का, गुहिल वंश का अंतिम राजा रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो कि गुहिल वंश का अंतिम राजा माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसका युद्ध हुआ था 1303 के अंदर। 1303 अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसका युद्ध हुआ 1303। तो सन ध्यान रखना 1303, क्योंकि हम अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पढ़ेंगे आगे 1301, 1303, 1307, 1311। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण आने हैं राजस्थान में। तो 1303 के नियर अबाउट आप लोग याद रखना। तो 1303 में चित्तौड़गढ़ रावल रतन सिंह पर आक्रमण करने का उसका मुख्य उद्देश्य था रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना। पद्मिनी जो कि इतिहास में सबसे सुंदर रानी मानी जाती है, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी जो थी वो सिंहल द्वीप श्रीलंका के राजा की पुत्री थी। सिंहल द्वीप के राजा की पुत्री थी रानी पद्मिनी। और रानी पद्मिनी से विवाह हुआ था रावल रतन सिंह का। और रावल रतन सिंह के यहाँ एक ब्राह्मण राघव चेतन ब्राह्मण था रावल रतन सिंह के यहाँ, जिसे रावल रतन सिंह ने अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दिया था, यानी मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। उस समय चित्तौड़ मेन एरिया था इनका, चित्तौड़ में ये रहा करते थे। तो राघव चेतन को चित्तौड़ से निष्कासित कर दिया था। और उस समय दिल्ली में शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो राघव चेतन जा पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी के पास। दिल्ली में शासक था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली, ये एरिया दिल्ली है, ये दिल्ली है। तो दिल्ली में शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो राघव चेतन जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया और राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था कि रानी पद्मिनी जो है वो बहुत ही सुंदर स्त्री है, बहुत ही सुंदर रानी है। ऐसी स्त्री ना तो आपने देखी होगी, ना ही आप भविष्य में देख पाएंगे, ना ही आप देख सकेंगे। ना तो आपने देखी है, ना ही आप कभी देखेंगे। ऐसी सुंदरता है रानी पद्मिनी की। तो अलाउद्दीन खिलजी को विश्वास नहीं हुआ उसकी बात पर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो घेरा डाल लिया उसने चित्तौड़ को। और फिर एक समझौता हुआ दोनों के बीच। रानी पद्मिनी का चेहरा जो था वो दिखाया गया पानी के अंदर वो चेहरा दिखाया गया अलाउद्दीन खिलजी को। और कुछ किताबों में लिखा है कि शीशे के अंदर। कुल मिला के वास्तविक चेहरा रानी पद्मिनी का, वास्तव में रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी के आगे नहीं लाया गया, उसका एक प्रतिबिंब दिखाया गया अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाया गया। और रानी पद्मिनी के प्रतिबिंब को देखकर अलाउद्दीन खिलजी इतना मोहित हो उठा कि उसने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की, पाने की जो इच्छा थी वो उसकी ओर बढ़ गई कि रानी पद्मिनी को वो प्राप्त करना चाहता है, उसे अपनी रानी बनाकर रखना चाहता है। इसी उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ के किले पर। और चित्तौड़ के किले पर इसने जो पत्थर बरसाए थे उसमें जिस यंत्र का उपयोग किया गया था वो यंत्र था मजनीक यंत्र का उपयोग किया था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर पत्थर बरसाने के लिए। मजनीक नामक यंत्र का उपयोग किया गया था। रावल रतन सिंह और गोरा और बादल जो थे वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोरा व बादल, गोरा जो था वो रानी पद्मिनी का चाचा था और बादल रानी पद्मिनी का भाई। गोरा व बादल, गोरा चाचा था रानी पद्मिनी का और बादल रानी पद्मिनी का भाई था। तो रावल रतन सिंह के साथ गोरा व बादल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरा व बादल किसके सेनापति थे? तो गोरा व बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे। ऐसे ही हम जैता और कुंपा के बारे में पढ़ चुके हैं मेवाड़ के अंदर, तो मारवाड़ के अंदर। तो जिन्होंने अभी तक मारवाड़ साम्राज्य नहीं पढ़ा है, मारवाड़ पढ़ा चुका हूं मैं मारवाड़ के बारे में। मारवाड़ का क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ मालदेव पढ़ा था हमने,
तो जैता और कुंपा का क्वेश्चन आया हुआ है। जैता और कुंपा किसके दरबार में सेनापति थे? तो जैता और कुंपा मालदेव के दरबार में सेनापति थे। और गोरा और बादल रावल रतन सिंह के दरबार में सेनापति थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने यूज किया था मजनीक नामक यंत्र का। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ रावल रतन सिंह के साथ लड़ते हुए गोरा और बादल भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था रावल रतन सिंह का। और रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद, रावल रतन सिंह के केसरिया के बाद रानी पद्मिनी ने जोहर किया था, अग्नि जोहर किया था 1303 के अंदर रानी पद्मिनी ने, जिसे चित्तौड़ का प्रथम साका कहा जाता है। तो रानी पद्मिनी का जोहर, चित्तौड़ का प्रथम साका 1303, चित्तौड़ का प्रथम साका 1303, रानी पद्मिनी अग्नि जोहर किया था रानी पद्मिनी ने। साका क्या होता है? देखो, साका जिसमें राजा वीर गति को प्राप्त होता है और रानी उसके बाद स्वयं आत्महत्या कर लेती है। अपने आत्महत्या तो ना बोले, स्वयं को यही मानने कि उस वीरांगना के रूप में अपनी देह त्याग देती है, वो होता है जोहर। तो जोहर में क्या होगा? राजा और रानी दोनों, यदि राजा जो होगा वीर गति को प्राप्त होगा, केसरिया धारण करेगा। कब बोला जाता है केसरिया धारण करना? जब उसको पता है कि मैंने हारना है, उसको पता है मैंने हारना है युद्ध, उसके पास सेना इतनी ज़्यादा है कि मैं उससे जीत नहीं सकता, फिर भी वो युद्ध क्षेत्र में उतर जाता है, तो उसे बोलते हैं केसरिया करना, वीर गति को प्राप्त होना। तो साका, पूर्ण साका यही है जिसमें राजा वीर गति को प्राप्त हो जाए और रानी जोहर कर ले, इसे पूर्ण साका बोलते हैं। पूर्ण साका, राजा वीर गति को प्राप्त होता है और रानी जो है वो जोहर कर लेती है, तो इसे पूर्ण साका, केसरिया धारण करना प्लस जोहर करना इक्वल टू साका। केसरिया धारण किया जाता है और जोहर किया जाता है तो उसे हम साका बोलते हैं। प्रथम साका चित्तौड़ का 1303 के अंदर हुआ था, रानी पद्मिनी का जोहर हुआ था इसमें, और रावल रतन सिंह ने यहाँ केसरिया धारण किया था, अर्थात रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो रानी पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर सका था और वापस चला गया था कहाँ? चित्तौड़, दिल्ली, अपने मूल साम्राज्य दिल्ली के अंदर। और चित्तौड़ में वो यहाँ राजा बना गया था। किसको? खिज्र खां को। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था खिज्र खां को सौंप गया था चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन खिलजी ने सौंपा किसको? खिज्र खां को। और खिज्र खां ने इसका नाम रखा था खिजराबाद। खिजराबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की किस रियासत को खिजराबाद के नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ रियासत को। और इसको खिजराबाद कहने वाला था कौन? खिज्र खां। खिज्र खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। और इस जो पद्मिनी के जोहर का जो विवरण है वो 1540 में ग्रंथ लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ था पद्मावत। पद्मावत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी, 1540 के अंदर पद्मावत ग्रंथ लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, जिसमें रानी पद्मिनी के जोहर का विवरण मिलता है। तो इस तरह रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। और इस युद्ध में अब देखो राणा शाखा का क्या योगदान रहा, यहाँ आपको एक आइडिया दे देता हूं मैं। रावल रतन सिंह जब यहाँ लड़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ, तो इनका एक सैनिक था लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, सिसोदिया जो था अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिसोदिया गांव राहत द्वारा बसाया गया था जिसमें राणा रहा करते थे, यानी ये लक्ष्मण सिंह, राणा लक्ष्मण सिंह बोल सकते हो आप, क्योंकि ये सिसोदा गांव से था तो इसको राणा लक्ष्मण सिंह हम कह सकते हैं। तो राणा लक्ष्मण सिंह भी रावल रतन सिंह के साथ यहाँ लड़ रहा था अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध, और इसमें लक्ष्मण सिंह सिसोदिया भी मारा गया था। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया भी मारा गया, रावल रतन सिंह भी मारा गया इस युद्ध के अंदर। तो रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही गुहिल वंश जो था वो समाप्त हो गया। अब उस लक्ष्मण सिंह सिसोदिया का पोता था हमीर। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया का पोता था कौन? हमीर, जिसने चित्तौड़ को वापस जीता था मुगलों से। चित्तौड़ को वापस जीता था मुगलों से, इसलिए हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो मुगलों से मेवाड़ साम्राज्य वापस प्राप्त करने वाला था हमीर।
राणा हमीर भी कह सकते हो, हमीर सिंह सिसोदिया भी कह सकते हो, एक ही बात है, राणा हमीर या हमीर सिंह सिसोदिया। राणा हमीर क्योंकि जो सिसोदा गांव में रहता था वो राणा, और सिसोदिया वहाँ के लोग, सिसोदा गांव के लोग सिसोदिया कहलाते थे। तो हमीर जो था वो सिसोदा गांव से था, इसलिए हमीर सिसोदिया भी लिखा होता है किताबों में और राणा हमीर भी लिखा होता है किताबों में। वो एक ही बात है, राणा हमीर या हमीर सिसोदिया। तो उसके बाद मुगलों से वापस मेवाड़ का साम्राज्य प्राप्त किया था राणा हमीर ने, इसलिए राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक या हमीर सिंह सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब ध्यान रखना, यहाँ राणा हमीर है, एक हमीर देव चौहान भी हम पढ़ेंगे, चौहान वंश उधर आएगा रणथंबोर के अंदर, तो वो हमीर देव चौहान है, ये ध्यान रखना। हमीर देव चौहान का भी हम लोग युद्ध पढ़ेंगे आगे, वो हमीर देव चौहान है और ये राणा हमीर है। राणा ये राणा है, यहाँ राणा, यहाँ राव, यहाँ रावल और राणा दोनों, रावल गुहिल शाखा के और राणा सिसोदिया शाखा के। यहाँ राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, वो मारवाड़ का एरिया है, क्लियर। और वहाँ आएंगे चौहान, उस एरिया में चौहान आएंगे, तो वो सारा हम आगे पढ़ने वाले हैं साथियों। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने गुहिल वंश के बारे में बात की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मिलने वाले हैं अगले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।